गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। जैसा कि बच्चों आपको पता है कि हम आपको रसायन विज्ञान आज पढ़ाएंगे। आज की हमारी क्लास होगी रसायन विज्ञान की। ठीक है बच्चों, जानेंगे कि रसायन विज्ञान होती क्या है, मतलब केमिस्ट्री क्या है। बहुत से बच्चे कहते हैं सब केमिस्ट्री समझ में नहीं आती, बहुत प्रॉब्लम होती है केमिस्ट्री समझने में। रसायन विज्ञान को बहुत ही सिंपली तरीके से हम आपको समझाएंगे। ठीक है बच्चों, बहुत ही सिंपली तरीके से केमिस्ट्री को समझेंगे, स्टार्टिंग से बिल्कुल केमिस्ट्री समझे कैसे रासायनिक अभिक्रियाएं होती है। जैसा कि आपके चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। पहले तो हम जानेंगे कि रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती है। क्या जानेंगे? रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती है। रासायनिक अभिक्रियाओं को अंग्रेजी में कहते हैं केमिकल रिएक्शन। रासायनिक का मतलब होता है केमिकल, अभिक्रियाओं का मतलब होता है रिएक्शन। ठीक है ना। उसके बाद पढ़ेंगे समीकरण। समीकरण क्या है? ठीक है, पहले हम जानते हैं रासायनिक अभिक्रियाएं क्या है। तो रासायनिक अभिक्रियाओं को जानने से पहले मुझे ये पता होना चाहिए रसायन क्या है। ठीक है ना। जैसे कोई केमिकल, जैसे तेजाब सुना है, तेजाब एक रसायन है जिसे हम कहते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है। सिरका सुना है, सिरका भी एक केमिकल है जिसका सूत्र CH3COH होता है। वो हम बाद की बात फार्मूला को बताएंगे। इससे पहले हम जानेंगे कि रासायनिक अभिक्रियाएं होती क्या है। ठीक है ना। तो सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं भौतिक परिवर्तन, फिजिकल चेंजिंग। पदार्थ, पहले हम जानेंगे पदार्थ क्या होता है। जब पदार्थ पढ़ेंगे, पदार्थ ही आपके बताएंगे, पदार्थ ही क्या बनाते हैं रासायनिक अभिक्रियाएं। रासायनिक अभिक्रिया होती है पदार्थों में होती है। रासायनिक क्रिया किसमें होती है? पदार्थों में। ठीक है ना। पहले जानते हैं पदार्थ क्या है। देखो, दुनिया में जो कुछ भी तुम्हें अपनी आंखों से दिखता है, जो कुछ भी आप देख सकते हैं, ठीक है ना, जो कुछ भी आपको दिखता है वो सभी पदार्थ हैं। क्या है? पदार्थ। जैसे ईंट है, ये आप पकड़े हैं मार्कर, ये भी एक पदार्थ है। और पौधे, पहाड़, मतलब एनीबॉडी, कोई भी, जैसे ये आप डस्टर पकड़े, ये भी एक पदार्थ है। मतलब पदार्थ सिंपली होता क्या है? देखो, किसी पदार्थ का मतलब होता है, पदार्थ वह है जिसमें जो वस्तु स्थान घेरे और उसमें भार हो, वो क्या कहलाती है? पदार्थ। क्या कहलाती है? जैसे मान लीजिए दुनिया में कोई ऐसी चीज बताइए जो आपको दिखती हो, जिसमें वजन भी हो और दूसरी चीज क्या है? स्थान भी घेरे। ठीक है ना। अब देखो, ये मार्कर है, इसमें कुछ ना कुछ वजन होगा। अगर हम रख देंगे यहां पर तो ये इतनी जगह भी घेर लेगा, घेरेगा ना। मतलब पदार्थ का मतलब कोई भी पदार्थ, मतलब कोई भी वस्तु जो स्थान घेरे और जिसमें भार, वो क्या कहलाएगी? पदार्थ कहलाएगी। कंफर्म। अब बात करते हैं हम पदार्थों की अवस्थाओं में परिवर्तन जानते हैं। पदार्थ की अवस्थाओं में परिवर्तन कैसे होता है? ठीक है, क्या जानेंगे? पदार्थ की अवस्थाओं में परिवर्तन। समझ आ रही है बात? ये क्या है? पदार्थ है क्या कि वस्तु है? बताओ, वस्तु है, पदार्थ। हम क्या पकड़े हाथ में? पदार्थ। कोई भी वस्तु, जितनी भी वस्तु सब पदार्थ होती हैं। ठीक है ना। कोई भी वस्तु बनती है, जैसे ये मार्कर बना है, इसमें इलास्टिक लगी है, ये स्पंज लगा है, इसके अंदर स्याही पड़ी है, ठीक है ना। और ये सब चीज मिलकर, ये सभी छोटे छोटे जो पदार्थ हैं मिलकर, ये सब पदार्थ हैं। ये बहुत सी पदार्थ मिलकर क्या बनाते हैं? वस्तु बनाते हैं। क्या बनाते हैं? किसी भी वस्तु का निर्माण किससे होता है? पदार्थों से। किनसे होता है? पदार्थों से। अब कोई, जैसे आप पदार्थ है, कोई जैसे मैंने ये मार कर रख दिया तो ये इसमें कुछ वजन होगा ना। अभी ईंट उठा लो, ईंट में वजन होता है। हाँ, तो प्रत्येक चीज में क्या वजन भी होता है, स्थान वो से पदार्थ हैं। अब पदार्थों की क्या पढ़ेंगे? अवस्थाएं। पदार्थों की दो अवस्थाएं होती हैं, भौतिक अवस्था और रासायनिक अवस्था। ठीक है ना। जैसे भौतिक अवस्था क्या होगी? जैसे नमक ले आओ आप, नमक हाथ में पकड़ोगे तो क्या होगा? भौतिक अवस्था में है। गला दोगे, रासायनिक अवस्था में है। बात समझ आ रही हो? देखो, एक चीज और समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए दूध देखा, दूध, आपने दूध देखा, अभी दूध है और दूध का दही बन जाए, दूध का दही बन जाए, वो क्या हो जाएगा? रासायनिक परिवर्तन। अब दूध है, दूध से दही बन जाए, क्या बन जाएगा? रासायनिक परिवर्तन। तो पहले तो जानते हैं भौतिक परिवर्तन क्या होता है पदार्थों का। ठीक है ना। पदार्थों का भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन में प्रत्येक पदार्थ देखिए बदलता तो है, मतलब अवस्था को बदलता है, केवल अवस्था बदलती है, लेकिन नया पदार्थ नहीं बदलता है।
देखिए भौतिक परिवर्तन है फिजिकल चेंजिंग, पदार्थ की भौतिक अवस्था बदल जाती है। क्या बदल जाती है? भौतिक अवस्था। भौतिक अवस्था के अंतर्गत क्या आएगा पता है? आकार, रूप, आयतन, रंग। समझ में आ रहा है? पदार्थ के क्या क्या बदल जाएंगे? आकार, रंग, आयतन और घनत्व। क्या बदलेगा? सब चीजों मैंने क्या क्या बताया? आकार और रंग और आयतन और घनत्व। चार चीजें, आकार, रंग, आयतन और घनत्व। ये भौतिक अवस्था में पदार्थ की बदल जाती हैं, लेकिन नया पदार्थ नहीं बनता है। ठीक है ना? नया पदार्थ नहीं बनता है। देखिए इसकी परिभाषा होती है पदार्थों में होने वाले वे परिवर्तन। क्या पढ़ेंगे? पदार्थों के होने वाले वे परिवर्तन। पदार्थों में होने वाले वे परिवर्तन जिनमें पदार्थों का क्या बदल जाए? लिखते रहिए आप लोग। पदार्थों की भौतिक अवस्था जैसे रंग, आकार, आयतन और घनत्व बदल जाते हैं लेकिन कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। लिख लेना, कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। नहीं बनता है, भौतिक परिवर्तन कहलाता है। लिख लीजिए एकदम डेफिनेशन। पदार्थों में होने वाले वे परिवर्तन जिनमें पदार्थों की भौतिक अवस्था जैसे रंग, आकार, आयतन, घनत्व बदल जाते हैं, लेकिन कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, भौतिक परिवर्तन कहलाते हैं। ठीक है ना? क्या कहलाते हैं? भौतिक परिवर्तन कहलाते हैं। एग्जाम्पल में बताते हैं आपको। जैसे लिखिए, जैसे क्या क्या हो सकता है? जैसे भौतिक परिवर्तन क्या हो सकता है? चीनी का जल में घुलना, चीनी का जल में घुलना। एक एग्जाम्पल और है, चीनी का जल में घुलना, नमक का जल में घुलना, नमक का जल में घुलना। ठीक है ना? और एग्जाम्पल ले सकते हैं, कांच का टूटना, देखिए 3 एग्जाम्पल रखिए बच्चों, फिर समझते एक बार मैंने कैसे जाना ये भौतिक परिवर्तन। देखो, चीनी का जल में घुलना। अब आप समझो, चीनी जल में घोल लेंगे तो क्या बताइए, चीनी घोलने से कोई नया पदार्थ बनेगा? बताइए, अगर आप जब जल को गर्म करेंगे तो जल उड़ जाएगा और चीनी रह जाएगी। मतलब उस अवस्था में वापस ना, देखो भौतिक अवस्था का मतलब होता है कि वो दूसरे रूप में बदल जाए और जरूरत पड़ने पर उसके उसी रूप में फिर ले आओ। बात समझिए, भौतिक परिवर्तन का मतलब होता है पदार्थ का रूप बदल जाए और फिर उसे उसी अवस्था में लाया जा सके, वो कहलाता है भौतिक परिवर्तन। अगर हम चीनी को जल में घोल लेंगे, फिर अगर पानी को गर्म करेंगे तो पानी उड़ जाएगा नीचे, भाप बन के उड़ जाएगा, बाष्प बन के नीचे क्या रह जाएगी? चीनी। फिर चीनी प्राप्त हो जाएगी। ठीक है ना? अब जैसे आपने जल में नमक घोला, नमक जल में घोल लेंगे आप तो क्या होगा? फिर पानी गर्म करिए, फिर भाप बन के पानी उड़ जाता है, फिर नीचे क्या बचेगा? नमक। ठीक है ना? नमक घोला, नमकी फिर मिला, तो ये क्या है? भौतिक पर। जैसे कांच का टूटना, जैसे अभी एक हाथ से कांच का गिलास मैं गिरा दूं या एक बल्ब हाथ में पकड़े कांच का तोड़ दीजिए, लेकिन मिलेगा, कांची तो रहेगा, चाहे बल्ब हो और चाहे गिलास हो, लेकिन टूटने के बाद क्या नई चीज मिल जाएगी? मेरे कांची तो मिलेगा। चाहे आप कांच का बल्ब हाथ में पकड़ो या कांच के बल्ब को तोड़ दो,
तो मिलेगा क्या? कांच ही मिलेगा, केवल अवस्था बदल जाएगी, बदलेगी ना। अभी था गोल आकार में और टूटने के बाद क्या हो गए? कांच के टुकड़े हो गए, लेकिन रहा तो कांच ही। क्या रहा? कांच ही रहा। तो इसका मतलब ये होता है कि पदार्थ का रूप बदल जाए लेकिन पदार्थ उसी अवस्था में रहे, उसके आकार को आप बदल सकें, दोबारा फिर उसे नए आकार में। अगर कांच को गला के आप दोबारा फिर गिलास बना सकते हैं, बना सकते हैं ना। कांच टूट जाए, कांच को गलाकर दोबारा फिर हम क्या बना सकते हैं? गिलास बना सकते हैं। उसी कांच से हम दोबारा फिर बल्ब बना सकते हैं। तो इसका मतलब होता है दोबारा कोई पदार्थ, नया पदार्थ नहीं बनता है। ठीक है ना, यह कहलाता है अनुत्क्रमणीय परिवर्तन। ठीक है ना, कौन सा परिवर्तन होता है बताइए? ये कौन सा परिवर्तन होता है बच्चों? उत्क्रमणीय, सॉरी अनुक्रमणीय, ये होता है उत्क्रमणीय परिवर्तन। ये दोनों उत्क्रमणीय लिख लेंगे, उत्क्रमणीय परिवर्तन भी कहलाता है, परिवर्तन भी कहलाता है। उत्क्रमणीय परिवर्तन का मतलब होता है कोई परिवर्तन हम दोबारा उसी अवस्था में फिर ला सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने कांच को तोड़ा, कांच को तोड़ के फिर गिलास बना सकते हैं ना। तो इसका मतलब ये है कि उत्क्रमणीय परिवर्तन दोबारा उसी अवस्था में फिर लाया जा सके तो कहलाएगा उत्क्रमणीय परिवर्तन। किसी भी वस्तु को, ठीक है, उसकी अवस्था बदल दें फिर उसी अवस्था में दोबारा ले आए। ओके, अब पढ़ते हैं हम रासायनिक परिवर्तन। इसे नोट कीजिए बच्चों, नोट कीजिए। देखिए बच्चों, जैसे कि अभी आपको मैंने भौतिक परिवर्तन समझाया तो उसी प्रकार से ये हमारा रासायनिक परिवर्तन है। पहले बार रासायनिक परिवर्तन क्या होता है? देखिए, पदार्थों में होने वाले वे परिवर्तन जिनसे नया पदार्थ बनता है और नए पदार्थ के गुण मूल पदार्थों के गुणों से भिन्न होते हैं, यह परिवर्तन अनुत्क्रमणीय कहलाता है। देख कैसे, पदार्थों में होने वाले वे परिवर्तन जिनसे नया पदार्थ बने, मतलब जो यहां पदार्थ होगा, यहां एक या एक से अधिक पदार्थ मिल सकते हैं आपस में, या एक ही पदार्थ दूसरे पदार्थ में बदल जाएगा, या एक से अधिक पदार्थ, एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में इकट्ठे करेंगे, उनसे एक नया पदार्थ बनेगा, या एक ही पदार्थ एक नए पदार्थ में बदल जाएगा, वो कहलाएगा रासायनिक परिवर्तन। लेकिन यहां जो बदल जाएगा पदार्थ में, लेकिन दोबारा वही पदार्थ हम प्राप्त नहीं कर सकते। जैसे अभी आपने कांच से टूटकर बल्ब टूटा था, कांच तो कांच मिला था, लेकिन यहां नहीं, यहां जो चीज आपको मिलेगी वो दोबारा उसमें नहीं परिवर्तित होगी, कहलाएगा अनुत्क्रमणीय परिवर्तन। एक बार जो चीज बन जाएगी दोबारा पहली वाली अवस्था में नहीं बदल पाएगी। ठीक है ना, बात समझ में आ रही है? अगर एक बार में ये परिवर्तन से कोई हो गया, अगर नई चीज बन गई, जैसे मान लिया दूध से दही का बनना, मतलब दूध का दही में बदलना, समझिए। अब दूध है, दूध से दही तो बन गया, बताओ दही से दोबारा दूध बना लोगे? बताइए, दही से दोबारा दूध बन जाएगा? नहीं बनेगा। भोजन का खराब होना, भोजन खराब हो जाएगा, दोबारा अच्छा भोजन हो जाएगा? बताइए, जो भोजन खराब हो चुका है क्या उस भोजन को अच्छा बना के दोबारा खा सकते हो? नहीं खा सकते हो। तो मतलब ये परिवर्तन ऐसा होता जो एक बार में परिवर्तन हो जाएगा, तो इसके गुण जो होंगे परिवर्तन होने के बाद पहले वाले पदार्थ से गुण कैसे होंगे? अलग अलग होंगे। देखो कैसे, जैसे आप दूध खाएंगे तो स्वाद में अलग तरीके का होगा, और दही खाएंगे तो स्वाद में कैसा लगेगा? अलग तरीके के लगेगा। बताइए, दूध जैसा दही तो लगेगा नहीं, तो बताइए गुण अलग हुए स्वाद में, कैसे अलग हुए? और दही अलग अवस्था में होता है। दही कौन सी होती है अवस्था? दही को हम बोलते हैं कोलाइडी अवस्था, ठीक है ना, कोलाइडी अवस्था में। और जो आपका दूध होगा वो लिक्विड स्टेट में होगा। बात को समझिए, ठीक है ना। तो बात यह है कि जो इसकी अवस्था बदल जाए, और भोजन का खराब होना, फफूंद लग जाए, भोजन में कीड़े पड़ जाएं, तो भोजन दोबारा सही तो हो नहीं सकता है। तो इसी प्रकार से जैसे आपने उसके माली अगरबत्ती का जलना, वो भी रासायनिक परिवर्तन बच्चों है। अगरबत्ती का जलना रासायनिक पर, अगर अगरबत्ती जल जाए, क्या उसी अगरबत्ती को दोबारा बना सकते? नहीं बना सकते। यहां से क्या निकलेगी? देखो, परिवर्तन जब होता है, मैंने एक चीज लिखाई थी आपको, गैस भी निकलती है, रंग भी बदल जाता है, आकार भी बदल जाता है। बताइए ये चीजें। जैसे अब अगरबत्ती जलाओगे तो गैस क्या निकलेगी? कार्बन डाइऑक्साइड धुआं के रूप में निकल जाएगी,
और खुशबू भी निकल और रंग भी बदल जाएगा। अगरबत्ती राख का रंग दूसरा होगा और अगरबत्ती का रंग दूसरा होगा। आकार भी बदल जाएगा। कैसे? आकार पहले कैसा था? ठोस थी अगरबत्ती, अब राख बन गई है ना, तो आकार बदल गया। पहले आप अगरबत्ती को पकड़ सकते हैं, राख बन गई तो फूंक मार के उड़ा सकते हैं, राख में फूंक मारोगे उड़ जाएगी, और अगरबत्ती में फूंक मार के उड़ा सकते नहीं, तो अवस्था बदली है। आ रही बात समझ में सभी के? क्यों बच्चों? हाँ, तो रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है? रासायनिक कोई पदार्थ अपनी अवस्था में एक बार बदल जाएगा तो पहले बार अवस्था में नहीं आ पाएगा। ठीक है ना? जे दूध से दही बनना, भोजन का खराब होना, पटाखे का जलना, पटाखा देगा दीपावली पे आप लोग पटाखे जला देते हैं, तो जला हुआ पटाखा दोबारा क्या जला लोगे? जो पटाखा आप जला देते हैं उसमें धुआं निकल जाता, चमक निकल जाती, विस्फोट हो जाता, क्या उन्हीं कागज को इकट्ठा करके पटाखा बना लोगे? नहीं बना सकते। इसका मतलब ये है कि जो अवस्था एक बार में बदल गई रासायनिक पदार्थ दोबारा वही चीज नहीं बना सकते। ओके? हाँ, तो ये तो बात आपकी एक जनरली बात हुई बच्चों। कैसी बात हुई? एक ये जनरली बात है। अब मैं बात करते हैं आपकी रासायनिक अभिक्रियाओं की, कि रासायनिक अभिक्रियाएं कैसे होती हैं। देखिए, रासायनिक अभिक्रियाओं का प्रयोग के हिसाब से देखें, केमिस्ट्री, ये तो एक जनरली मैंने आपको एग्जांपल बताई। अब रसायन विज्ञान प्रयोग के हिसाब से देखिए, जैसे मान लीजिए एक हम बना रहे हैं, एक मैग्नीशियम का आप तार लीजिए, एक मैग्नीशियम का तार है, मैग्नीशियम जिसका प्रतीक Mg होता है। अगर मैग्नीशियम के वायर को हम जलाएंगे, अगर मैग्नीशियम का ये जो वायर है, ये मैग्नीशियम का वायर होता है, इसे हम आग से जलाते हैं, जैसे कि बच्चों जब इसे हम आग से जला देते हैं, ध्यान देना इधर, ये आपकी मोमबत्ती है, ये स्पिरिट लैंप रखी है, ठीक है ना। जब इसे हम जला देंगे तो यहां जलने के बाद यहां से मैग्नीशियम का एक राख के रूप में पाउडर मिलेगा, ठीक है ना। लेकिन ये क्रिया ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है, ठीक है ना। तो ये रिएक्शन के माध्यम से मैं आपको समझा सकते हैं। देखिए, रिएक्शन से समझाते हैं कैसे होती है प्रयोग। देखिए इसका, जैसे मैग्नीशियम का तार लेते हैं, ऑक्सीजन के साथ इसकी क्रिया कराते हैं। ऑक्सीजन का मतलब होता है वायु। ऑक्सीजन कौन होती है? वायु। वायु की उपस्थिति में जब मैं मैग्नीशियम के तार को वायु की उपस्थिति में जलाएंगे, मैग्नीशियम की उपस्थिति, ऑक्सीजन की उपस्थिति में मैग्नीशियम के तार को जब हम जलाएंगे, मैग्नीशियम के तार को बच्चों जो मैं ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाएंगे तो जल के क्या बनेगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड एक राख के रूप में प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा? राख के रूप में मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होगा। देखो यहां था मैग्नीशियम क्या था? एक सॉलिड रूप में था। किसमें था? एक ठोस रूप में था। एक वायर था, ठोस रूप में था। ऑक्सीजन गैस की उपस्थिति में जब इसे जलाएंगे तो किसमें बन जाएगा? एक राख के रूप में बन जाएगा मैग्नीशियम। इसे दो अवस्था बदल गई। यहाँ ताप भी मैं देखो, पहले तापमान को जैसे इसमें जलाएंगे तापमान में परिवर्तन होगा। जब आग के साथ आप जलाएंगे तो तापमान बदलेगा। तापमान बदलने के बाद तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में आग लेके जल जाएगा तो आपको मैग्नीशियम ऑक्साइड राख के रूप में अवस्था भी बदलेगी। यहाँ सॉलिड अवस्था में था, यहाँ एक राख की अवस्था में प्राप्त हो गया। ओके, ये प्रयोग के हिसाब से। अब हेडिंग डालते हैं हम लोग। नई हेडिंग लगाइए, सभी लोग हेडिंग लगाइए। रासायनिक समीकरण हेडिंग डालना है। रासायनिक समीकरण हेडिंग डालिए। रासायनिक समीकरण, रासायनिक समीकरण डाल लीजिए। रासायनिक समीकरण। देखिए बच्चों, अब हम बात करते हैं रासायनिक समीकरण की। रासायनिक समीकरण क्या है? देखिए, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों व उत्पादों को रासायनिक सूत्रों व संकेतों के रूप में दर्शाना ही अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण कहलाता है। एक बार फिर देखते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों व उत्पादों को रासायनिक सूत्रों व संकेतों के रूप में दर्शाना ही अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण कहलाता है। ठीक है ना। देखो, सूत्र और संकेत, पहले देखिए अभिकारक क्या होते हैं। जैसे मान लीजिए हमें चाय बनानी है। क्या बनानी है? चाय बनानी है। चाय बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? दूध चाहिए।
अभिकारक दूध हो गया, एक हाथ में चीनी ले ली, चीनी भी अभिकारक हो गया, फिर पत्ती डाल दी, अदरक डाल दी, ये सभी क्या हैं? ये सभी अभिकारक हैं। क्या है? अभिकारक। एक हाथ में चाय है, दूध है, पहले दूध डाल दिया, चाय डाल, पत्ती डाल दी, ठीक है, चीनी डाल दी, अदरक डाल दी, ये सब्जी डाल दी, ये सभी अभिकारक क्या है? इकट्ठे मिला लिए, किसमें मिला लिए? इकट्ठे मिला लिए, एक ही बर्तन में डाल लिए। एक ही बर्तन में डालने के बाद प्राप्त क्या होगा? एक ही चीज तो प्राप्त होगी, क्या? चाय। क्या प्राप्त होगी? टी प्राप्त होगी। क्या प्राप्त होगी? टी प्राप्त होगी। तो आप बताइए, मैंने डाली इतनी चीजें थी और मिली क्या? एक चीज। क्या मिली? टी। अब सबका स्वाद इसके स्वाद से अलग होगा। दूध का स्वाद अलग होता है ना, और जब चाय पिएगे चाय का स्वाद, टी का स्वाद अलग होगा। आगे बात समझ में? तो देखो, जो हमने पदार्थ लिए थे, चाय, पत्ती, दूध, चीनी, ये सभी अभिकारक थे। तो क्या बोलेंगे? अभिकारक। क्या कहलाएंगे? ये अभिकारक। और इनसे जो प्राप्त हुई क्या? टी। क्या प्राप्त हुई? टी। वो कहलाएगी उत्पाद। क्या कहलाएगी? उत्पाद। ठीक है ना? क्या कहलाएगी? ये उत्पाद। मतलब अभिक्रिया जब मैंने की थी स्टार्टिंग में, तब इतने पदार्थ लिए थे, अब सभी को मिलाया तो बन गई क्या? टी। टी बनी, तो ये टी क्या हो गया? उत्पाद। आगे बात समझ में? अब इसी प्रकार से इन रासायनिक सूत्रों व संकेतों के रूप में इन्हें, मतलब अब क्या है? अब की बात करते हैं केमिस्ट्री के अन्य पदार्थों की। जैसे मान लीजिए, जैसे आपको बता दूं, हम बात करते हैं जैसे मैग्नीशियम, मैंने एग्जांपल दिया था आपको, देखिए। अब इसे लिखते गए सूत्रों के रूप में, सूत्र व संकेतों के रूप में, सूत्र व संकेतों के रूप में। अब जैसे आपको पता है मैग्नीशियम का संकेत क्या होता है बच्चों? Mg। ऑक्सीजन गैस का सूत्र क्या होता है? एक मिनट रुक जाओ भी। देखिए, जैसे कि अगर आप यहां अभी मैंने प्रयोग में आपको मैग्नीशियम का ऑक्साइड के साथ क्रिया कराई थी, मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ। अगर ऐसे में लिखते हैं, कैसे? मैग्नीशियम लिखा, देखो इतना बड़ा मैग्नीशियम लिखा हिंदी में, और यहां क्या लिखेंगे? ऑक्सीजन। क्या लिखेंगे? ऑक्सीजन। तब इधर क्या बना था? ये गिब्स का निशान। गिब्स माने इनके मिलने से क्या बनेगा? ये गिब्स ये देता है, इन दोनों को मिलाने से क्या देता है? जैसे इनके कोई मैथ में समीकरण लिखते हैं, x + y + z लिखते हैं ना, तो इसी प्रकार से उसमें शॉर्टकट में लिखते हैं कि किसी चीज को मानते हैं ये संख्या x है, ठीक है ना, माना ये संख्या x मानते हैं। इसी प्रकार से समीकरण ये भी है, क्या? एक समीकरण है। अब मैग्नीशियम ऑक्सीजन मिलाएंगे तो क्या बनेगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड। बच्चों क्या बनेगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब बताइए, बात ये है, बताइए आप, मैग्नीशियम ऑक्साइड इतना बड़ा लिखेंगे, सोचिए, मैग्नीशियम लिखेंगे, ऑक्सीजन लिखेंगे, फिर इनसे बनेगा क्या? मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब रासायनिक इसे समीकरण में आपको बदलना है। क्या बदलना है? रासायनिक समीकरण में कैसे लिखते हैं? चलो, ये तो रासायनिक क्रिया हुई है ना। क्या हुई? एक मैग्नीशियम लिया और मैग्नीशियम तार को ऑक्सीजन के साथ जलाया, एक रासायनिक क्रिया। क्या? रासायनिक क्रिया। उत्पाद में क्या मिला? मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये भी आपका क्या है? अभिकारक। क्या है? अभिकारक है। मैंने लिया था, बताया था मैग्नीशियम, और ये ऑक्सीजन, ये भी अभिकारक है। ठीक है ना? अब इधर मिला क्या है? उत्पाद। क्या मिला? उत्पाद। अब देखिए, अगर हम ये सब कुछ ना लिख के से एक समीकरण में लिख लेते हैं, किसमें लिख लेते हैं? एक समीकरण में। समीकरण के लिए मैंने क्या बताया? सूत्रों व संकेतों के रूप में दर्शाना। मतलब इतना बड़ा ना लिखकर, ये भाई हमने सोचा यार कहां इतना बड़े लिख रहे हैं। देखिए, इतना बड़ा मैग्नीशियम लिखे, फिर ऑक्सीजन लिखे, फिर मैग्नीशियम ऑक्साइड इतना बड़ा लिखे। मेरी बात एक समझ में आई यार, इतना बड़ा ना लिखे। अगर इससे ऐसा किया जाए यार, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को इतना बड़ा दर्शाते हैं, फिर मैग्नीशियम ऑक्साइड लिखते हैं, तो इतना बड़ा सा हो जाता है और लिखने में समय भी लगता है। क्या लगता है? समय भी लगता है। तो हमने क्या सोचा, मेरे दिमाग में एक आइडिया आया। मेरे दिमाग पता क्या आइडिया है? मेरे दिमाग में एक आइडिया आया, ऐसा किया जाए हमारा टाइम भी बचेगा और लिखने में भी सुविधा होगी, थोड़ी सी जगह में, और जल्दी से लिख जाएगा, मेरा समय बच जाएगा और रासायनिक क्रिया हो जाएगी। कितना अच्छा रहेगा। मेरे दिमाग में ये बात आई, ठीक है ना। तो मैंने सोचा यार ऐसा ना किया जाए, मैग्नीशियम का मुझे मालूम है प्रतीक क्या होता है? Mg होता है। आप लोग जानते हैं ना मैग्नीशियम प्रतीक क्या होता है? Mg होता है। मैंने सोचा यार मैग्नीशियम को हम Mg लिखते हैं। हमने क्या सोचा? मैग्नीशियम को Mg लिखते हैं। मुझे पता है मैग्नीशियम प्रतीक Mg है। फिर मेरे दिमाग में एक बात आई यार, ऑक्सीजन गैस का सूत्र क्या होता है?
ऑक्सीजन गैस को हम O2 लिखते हैं। हम जानते हैं ऑक्सीजन गैस क्या होती है, O2 होती है। देखो इतनी बड़ी सी जगह पे मैंने मैग्नीशियम लिखा फिर ऑक्सीजन लिखा, समय भी अधिक लगा था, है ना, और लिखने में जगह भी ज्यादा घिरी थी। तो हमारे दिमाग में क्या आया, मैग्नीशियम को Mg लिख सकते हैं हम और ऑक्सीजन को O2 लिख सकते हैं। कितना सिंपली, देखो थोड़ी सी जगह में लिख गया, कितना अच्छा आइडिया है ना आइडिया। ये तो मैजिक। आगे देखिए, तो इनके मिलने से क्या बना था, मैग्नीशियम ऑक्साइड। देखिए आप, ये मिला है। अगर मैं ऐसे लिख दें MgO, देखो आ गया मैग्नीशियम ऑक्साइड, मिला मैग्नीशियम ऑक्साइड। बताइए, इन दोनों के मिलने से मैग्नीशियम ऑक्साइड मिला, तो इसी को कहते हैं रासायनिक। ये एक समीकरण के रूप में लिख गया। किसमें लिख गया, एक समीकरण के रूप में। जैसे x प्लस वाई प्लस जेड लिखते हैं ना, तो देखो Mg प्लस O2 और गिब्स एज इक्वल टू मिला क्या है, MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, ये हो गया मैग्नीशियम, इसे हो गया अभिकारक। क्या हो गया, अभिकारक। और ये भी क्या हो गया, अभिकारक। क्या हो गया बच्चों, अभिकारक। और ये क्या हो गया, उत्पाद। बताइए कितना अच्छे से आया, मन समीकरण आया समझ में। इसी को कहते हैं रासायनिक समीकरण। क्या लिखा, रासायनिक समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों व उत्पादों को रासायनिक सूत्रों व संकेतों के, देखो सूत्रों व संकेतों के रूप में, सूत्र हो गया, ये संकेत हो गया, सूत्र हो गया, संकेत हो गया। आगे बात समझ में, क्या बात समझ में आई, ये हमारा सूत्र हो गया और ये संकेत हो गया। और इधर देखो आ गया, ये देखो फिर सूत्र आ गया। मतलब समीकरण को किसमें, सूत्रों और संकेतों में लिखना ही क्या कहलाएगा, रासायनिक समीकरण। बताइए रासायनिक समीकरण क्या है, रासायनिक क्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों, ठीक है ना, अभिकारकों व उत्पादों को, और रासायनिक क्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों का उत्पादों को संकेतों व सूत्रों में, किसमें, संकेतों व सूत्रों के रूप में लिखना ही क्या कहलाएगा, रासायनिक समीकरण। बताइए समझ में आया। जैसे मैग्नीशियम प्लस O2 इज इक्वल टू MgO। बताइए समझ में आया सभी के। और एक और देखते हैं, इसी प्रकार एक मेरे दिमाग में और समीकरण आया, इसे नोट कीजिए। दूसरा समीकरण और आपको दिखाते हैं, दूसरा समीकरण और दिखाते हैं, नोट कीजिए। नहीं, अब देखिए इसी प्रकार से एक और दिमाग में आया कि एक एग्जांपल और लिया जाए यार, एक एग्जांपल और लिया जाए। मैंने एक एग्जांपल और लिया तो क्या देखा कि हाइड्रोजन को मैंने क्या लिखा, हाइड्रोजन लिख दिया, और ऑक्सीजन को भी ऐसे लिखे, ऑक्सीजन लिख दिया। देखिए ऑक्सीजन लिख दिया। इन दोनों के मिलने से गिब्स क्या मिला, जल मिला। तो ऐसा ना यार किया जाए, वही बात ऐसा ना किया जाए। जब इतना बड़ा हम हाइड्रोजन लिखते हैं, ऑक्सीजन तब जल मिलता है। इसी प्रकार अगर हम जानते हैं हाइड्रोजन का सूत्र क्या होता है, H2। क्या होता है, H2। और ऑक्सीजन का सूत्र क्या होता है, O2। क्या होता है, O2। अब दोनों को मिला दिया जाए, गिब्स मतलब समीकरण लिख रहा है, तो क्या मिल जाएगा, H2O। क्या मिल जाएगा, H2O। देखो जल मिल गया। अभी कितनी जगह में लिखा था, टाइम भी लगा था। अब देखिए हाइड्रोजन को H2 लिख दिया, ऑक्सीजन को O2 लिख दिया, और मिल गया जल का सूत्र H2O। मिल गया। बताइए अब बात ये, आप कहोगे साहब ये बैलेंस नहीं, देखो बैलेंस समीकरण भी आपको नहीं पढ़ा रहे। क्या पढ़ा रहे हैं, केवल रासायनिक समीकरण पढ़ा रहे हैं। अभी मैं समीकरण को संतुलित करना आपको नहीं पढ़ा रहे हैं, कि वैसे तो आप देंगे ऑक्सीजन 2 है साहब, आपने 1 लिख दिया। हम आपको बताएंगे आगे समीकरण को हम जब बैलेंस करेंगे, ठीक है ना, पढ़ेंगे संतुलित समीकरण, ढांचा समीकरण और संतुलित समीकरण जब हम पढ़ेंगे तब आपको समीकरण संतुलित कराएंगे। ओके बच्चों, ठीक है ना। थैंक्स क्लास। ठीक है बच्चों, आज के लिए आज इतना ही रखते हैं। माय चैनल इज सब्सक्राइब एंड लाइक। थैंक यू।